There are leaders who grow businesses, and then there are leaders who shape the way of an entire industry thinks. He belongs firmly in the second category. So over the last 2 decades, he has helped shape some of the most influential chapters of India's mutual fund history, building businesses, guiding investors through uncertainty, and championing the ideas that investing is not about timing, but about building trust over time. Previously as MD and CEO of Motilal Oswal AMC, he led an extraordinary growth journey, scaling the AUM from approximately 1,300 crore to over 4,200 crore. Ladies and gentlemen, now please join me in welcoming with a huge round of applause in a visionary leader from the world of asset management. Let's welcome Mr. Ashish P. Somaiya, CEO of White Oak Capital Asset Management. Welcome everybody. First of all, I'd like to thank Manish and entire Z Funds team. ये organize किया और आप सभी को यहाँ पे बुलाया, हमको भी यहाँ पे बुलाया और आपके सामने उपस्थित होने का मौका दिया. सो बेसिकली व्हाट आई विल डू इज़ दैट यहाँ पे जो सेशन है मेरा, सबसे पहले फ्यू थिंग्स जो अभी का मार्केट का माहौल है, और क्योंकि आप लोगों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है इन्वेस्टर्स को डायरेक्शन देने की, इन्वेस्टर्स को हैंड होल्डिंग करने की, समझाने की. सो व्हाट वी विल डू इज़ अभी का जो मार्केट का माहौल है इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, और फिर अगर आपके सवाल है तो आई एम हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस, राइट. सो अभी जो सिचुएशन है मार्केट का, इसमें जनरली ये होता है कि लोगों को बहुत चिंताएं बहुत सारी होती है, राइट. जैसे अगर आप थोड़े समय पहले देखें, 2 साल पहले, तो 2 साल पहले एट द हाईएस्ट पॉइंट अगर आप याद करें, अगस्त 2024 में, सितंबर 2024 में निफ्टी का लेवल होता था समझो 26,200, 26,300 इस तरीके का, राइट. और सारे के सारे चर्चाएं अमृतकाल और आत्मनिर्भर भारत की हो रही थी तभी, करेक्ट. अब 2 साल निकल गया है, 2 साल में रिटर्न नहीं बना, तो मार्केट जहाँ पे था वहीं पे था. 2 साल पहले जब 26,200 था तो आत्मनिर्भर भारत और अमृतकाल की बात हो रही थी. किसी को पूछो भैया पैसा कहाँ पे लगाएंगे, तो स्मॉल कैप, रेलवे, पीएसयू, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, सब मूड बन गया था लोगों का. अभी 2 साल के बाद वो 26,000 का समझो 24,000 हो गया, तो अभी आत्मनिर्भर भारत और अमृतकाल की बात नहीं हो रही है. अभी बोल रहे भाई तुम्हारे पास तो एआई भी नहीं है, तुम तो तेल भी इंपोर्ट करते हो, तुम्हारा तो गोल्ड भी इंपोर्ट हो रहा है, तुम्हारा तो रुपया भी 95 हो गया. तो पूरा जैसे पता है वो किसी ने एक मीम बनाया था कि भाई पूरी भावनाएं बदल गई, मतलब पूरा मूड लोगों का चेंज हो गया, करेक्ट. अभी हकीकत ये है कि भाई जब 2024 में जब निफ्टी 26,000 पार किया था ना, तो हम लोगों का 5.4% जीडीपी ग्रोथ, 0 अर्निंग ग्रोथ, आरबीआई की इंटरेस्ट रेट ऊपर है, गवर्नमेंट इलेक्शन में बिजी है, ये सारा माहौल था जब 26,000 था 2 साल पहले. अभी घूम फिर के मार्केट सेम लेवल पे है. वहाँ से लेके अभी तक 5.4% के बाद लास्ट ईयर का जीडीपी ग्रोथ 7.6%. ये पूरा वेस्ट एशिया का वॉर, तेल का दाम सब होने के बाद आरबीआई की पॉलिसी आई, बोले 6.9% जीडीपी ग्रोथ होएगा. आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट काट दिए, लिक्विडिटी रिलीज़ कर दी, गवर्नमेंट पहले 240 सीट आया, उसके बाद लगातार इलेक्शन जीत रही है, टैक्स भी काट रही है, जीएसटी भी रैशनलाइज कर रही है, 8th पे कमीशन भी अनाउंस कर रही है, हर स्टेट इलेक्शन में अपना ही फिस्कल स्टिमुलस अनाउंस कर रही है. इंडिया का 20 साल के बाद पहली बार सोवरेन रेटिंग भी अपग्रेड हो गया. हाँ, लेकिन क्या है कि कुछ ना कुछ हद तक सब लोग हम लोगों को पूछते हैं कि भाई मार्केट का क्या लगता है, और लोग मार्केट देख के अपना मूड डिसाइड करते हैं. हाँ, उल्टा है ये. क्योंकि 2024 में अगर 26,000 निफ्टी था, तभी आप किसी को पूछो तो बोलेगा अमृतकाल आने वाला है हमारा. अभी किसी को पूछो तो अमृतकाल तो अभी भी आने वाला है ना, बोला ना 2047 में, वो तो चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन अभी उसके बारे में कोई बात नहीं करता है. सो क्या होता है कि मैंने देखा इतने सालों में, मेरे को भी ये साल 27 साल हो गए मार्केट में, मैंने ये 27 साल में एक चीज़ पक्का देखा है कि जितना मार्केट के फंडामेंटल्स चेंज नहीं होते, जितनी आर्थिक व्यवस्था में और कंपनियों के परफॉर्मेंस में जितना चेंज नहीं होता है, उससे कई ज़्यादा लोगों का मूड चेंज हो जाता है.
पूरा का पूरा जो मैटर है वो लोग एक ही चीज़ को किस तरीके से परसीव करते हैं, एक ही डेटा पॉइंट को किस तरीके से देखते हैं, उससे लोगों का पूरा मूड चेंज हो जाता है। करेक्ट। सो आई थिंक जो वित्तीय सलाहकार है, आप म्यूचुअल फंड्स में या इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, जो भी आप लोगों को एडवाइस करते हैं, उन लोगों का सबसे बड़ा काम क्या है? आप लोगों को गणित और विज्ञान और अर्थशास्त्र तो आना ही चाहिए, वो मेरे को समझ में आता है, लेकिन जितना गणित और अर्थशास्त्र जताया जाता है या बताया जाता है, उससे कई ज़्यादा मूड को ठिकाने पे रखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। करेक्ट। जैसे अभी यशीश जी ने कुछ मेंशन किया था वॉरेन बफेट के बारे में, तो आपको मालूम है वॉरेन बफेट का सबसे फेमस स्टेटमेंट कौन सा है? पहली बात तो वॉरेन बफेट का जो सबसे फेमस स्टेटमेंट है ना, वो किस तरीके की कंपनी लेना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फ्री कैश फ्लो, ऐसा सब स्टेटमेंट फेमस नहीं है। इतने बड़े दिग्गज निवेशक जो हैं, इनका भी सबसे फेमस स्टेटमेंट लोगों के मूड के ऊपर है। क्या फेमस स्टेटमेंट था इनका? बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। ये आप समझ गए ना, ये बात तो शेयर बाज़ार को लेकर के बात किया है। शेयर बाज़ार अर्थशास्त्र का ही टॉपिक है, लेकिन उन्होंने शेयर बाज़ार का डिस्कशन करने में भी ये देखा है कि दूसरों का मूड देख के डिसाइड करो तुमको क्या करना चाहिए। आप समझे? ये बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, ये जो फ्रेज़ है, इसमें सबसे महत्व का शब्द कौन सा है मेरे को बताइए? बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, इसमें सबसे महत्व का शब्द कौन सा है? अदर्स है ना। तो ये तो आसान सवाल है। अब मेरे को बताओ अदर्स कौन है? कौन होता है अदर्स? हु इज़ अदर्स? इसका जवाब देना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है जवाब देना। लेकिन आपको केवल इतना तो समझ में आना चाहिए कि कामयाब निवेशक होने के लिए अपनी गिनती अदर्स में नहीं होनी चाहिए। सिंपल है ना, समझे आप? कामयाब निवेशक होने के लिए अपनी गिनती अदर्स में नहीं होनी चाहिए। तो अभी आप मेरे को बताओ अदर्स, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, अदर्स की बात कर रहा हूँ मैं। आप मेरे को बताओ अदर्स का 2024 में कैसा मूड था और अदर्स का 2026 में कैसा मूड है? और हम लोग का इंडस्ट्री तो बहुत ट्रांसपेरेंट है, अदर्स क्या कर रहे हैं आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स का वेबसाइट है, मालूम है आपको? वो खाली म्यूचुअल फंड सही है, वो तो इन्वेस्टर अवेयरनेस करते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ जो चलाते हैं वो वेबसाइट है। क्योंकि अदर्स क्या कर रहे हैं वो लोग वेबसाइट में हर महीने छाप रहे हैं, आपको पता है कि नहीं पता है? आप क्या करो, amphiindia.com वेबसाइट पे जाओ, उसमें आता है मंथली रिपोर्ट। अभी क्या, आज क्या तारीख है? 8 तारीख है ना। 10 तारीख को सोमवार तक मंथली रिपोर्ट उस पर अपलोड हो जाएगा। अब ये मंथली रिपोर्ट, जितने वित्तीय सलाहकार है ना, उसको एम्फी का मंथली रिपोर्ट बारीकी से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पढ़ा है तो मैं आपको 2 सवाल पूछता हूँ। जब इस सितंबर 2024 में स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे था, तब अगर आप मंथली रिपोर्ट देखते, 30,000 करोड़ रुपया नेट इन्फ्लो आया म्यूचुअल फंड्स में। इक्विटी फंड और हाइब्रिड फंड, आर्बिट्राज, डेट फंड, इंडेक्स फंड, ETF, ये सब का बात नहीं कर रहा हूँ मैं। केवल इक्विटी फंड और हाइब्रिड फंड में सितंबर 2024 में 30,000 करोड़ का नेट इन्फ्लो आया। ओके। सबसे ज़्यादा कौन सी कैटेगरी में आया होगा बताओ मेरे को? सब स्मॉल कैप सेकेंड बेस्ट है वो। हाईएस्ट पैसा कौन सी कैटेगरी में आया? नॉट मिड कैप। देखो पहले मेरे को ये बताओ, आप लोग को, सब लोगों को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो फ्लो है उसका मंथली रिपोर्ट देखा है कि नहीं देखा है कभी? उसमें कौन सा कैटेगरी, जैसे कोई बोल रहे PSU, ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है, बट हाँ उसका कैटेगरी है। क्या बोलते हैं उसको? सेक्टर फंड एंड थीमेटिक फंड। तो आपको मालूम है सितंबर 24 में जब स्टॉक मार्केट हाईएस्ट पॉइंट पे था ना, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में 30,000 करोड़ आया। वो 30,000 में से 13,000 करोड़ रुपया केवल सेक्टर फंड्स में आया है, सेक्टर एंड थीमेटिक फंड्स। ठीक है। अच्छा अभी मेरे को बताओ, आपको क्या लगता है सितंबर 2024 में गोल्ड के फंड में कितना आया होगा? बताओ मेरे को, गैस करो कितना आया होगा? बोलो बोलो, जोर से बोलो। कितना? 1 या 2,000 समझो। इक्विटी और हाइब्रिड में कितना आया? 30 में से 13 आया सेक्टर फंड्स में। सिल्वर फंड नाम का प्राणी होता है, किसी को तभी मालूम ही नहीं था। और गोल्ड में आया लगभग 1,000 करोड़। ठीक है।
अभी आप इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दो, 24 से निकल जाओ, 25 के एंड में 26 में आ जाओ। अभी क्या 2 साल से पैसा नहीं बना है, राइट? अभी मेरे को गैस करके बताओ, समझो दिसंबर जनवरी में सेक्टर फंड और थीमेटिक फंड में कितना आया, बताओ मेरे को, गैस करके बताओ कितना आया होगा, क्या लगता है? पहले 13,000, मार्केट के पीक में 13,000 आया था, अभी 2 साल निकल गया, रिटर्न नहीं बना। बताओ सेक्टर फंड थीमेटिक फंड में कितना आया होगा, गैस करो। 900 करोड़, 900 ओनली। और उसके बाद जब ये सेक्टर फंड थीमेटिक फंड का तो हो गया 900, 13,000 का सीधा 900 हो गया। उसके बाद मेरे को बताओ गोल्ड और सिल्वर में कितना आया? क्योंकि जब भी तेजी होता है, देखो क्या है, बहुत सारे लोग हैं ना अपना फ़ोन का स्क्रीन में, ऑफिस का सॉफ्ट बोर्ड में, लैपटॉप में, हर जगह पे लिखा है बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, बी फियरफुल व्हेन अदर ग्रीडी, ऐसा लिखा है। लेकिन भाई अपना गिनती अदर में नहीं होना चाहिए, करेक्ट? अभी मेरे को बताओ अदर्स क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी अदर्स, क्या कर रहे हैं बताओ? क्या नहीं, बैठे तो हम लोग सब लोग हैं, बैठ के ठीक है, हाँ। नहीं अभी सब लोग नहीं, अभी सबको अमेरिका में पैसा डालने का है। क्या बात कर रहे हैं? सोशल मीडिया देखो, जिसको हवा नहीं है वो लोगों को बोल रहा है यूएस में पैसा डालो, ताइवान में भी डालने का है लोगों को, कोरिया में भी डालने का है। अभी तक कोरिया का लोग खाली ओटीटी पे सोप ऑपेरा देखते थे, अभी एक्चुअली लोग ढूंढने निकले भाई कि मेरे को एसके हाइनिक्स का शेयर कैसे लेने का है। हाँ, अभी लोगों को गोल्ड खरीदने का है, अभी सबको यूएस में पैसा डालने का है, करेक्ट? सो आपको ठंडे दिमाग से समझना चाहिए कि अपनी गिनती अदर्स में नहीं होनी चाहिए, इतना क्लियर है। दूसरा चीज़, अभी है ना प्रेजेंटेशन थोड़ा आगे करके स्किप करके मैं 1-2 चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। ये चीज़ क्या है, देखा है किसी ने? मालूम है क्या है ये? अरे ऐसा घूरो मत मेरे को यार, पहली बार देखा है क्या? पेंडुलम है ना। एक तो बहुत सारे लोग जवान हैं यहाँ पे, वो लोग बेचारा पेंडुलम ही नहीं देखा है। कितना लोग 30 साल के नीचे है? पेंडुलम देखा है आपने कभी भाई साहब? नहीं देखा है ना। सी, मेरा उम्र 50 साल है, मैं ऐसा बहुत बहुत दोपहर निकाला है अपने लाइफ का, अपने नाना जी के घर पे दोपहर को बैठ के खाली पेंडुलम देखने का। क्यों मालूम है? क्योंकि और कुछ काम नहीं है कुछ। बॉस मुंबई में राजकोट में फॉर एग्जांपल, राजकोट में अगर आप हो और अगर मई का महीना वेकेशन है, बॉस 50 डिग्री टेम्परेचर है, 50 डिग्री, बाहर जा नहीं सकते हो। टीवी में खाली सैटरडे और संडे को कुछ आता है, हाँ। और दोपहर को ना मम्मी वगैरह सब सो गए तो क्रिकेट विकेट खेल नहीं सकते, फ़ोन नहीं है, डिजिटल गैजेट नहीं है, नॉवेल पढ़ने का उम्र नहीं है। ऐसा आफ्टरनून निकाला ना कि भाई मतलब घड़ी देख रहे भाई कब खत्म होएगा, हाँ। तो ऐसा यूज़फुल होता है ये सब। मेरे को मालूम नहीं था शेयर बाजार में काम में आएगा। इसका खास बात क्या है मालूम है आपको? भी आप पता करना कैसे, मतलब यूट्यूब पे देखना पेंडुलम, खाली पेंडुलम देखना यूट्यूब पे। इसका खास बात क्या है पता है आपको? अगर आप इसको घूरेंगे ना तो एक पॉइंट पे ना आपको लगेगा कि अभी ये रुकने वाला है, हाँ। समझो लेफ्ट में जा रहा है, मतलब लेफ्ट मतलब आपका लेफ्ट, समझो लेफ्ट में जा रहा है, तो आप देख रहे हो कि लेफ्ट में जा रहा है, आपको एक पॉइंट पे लगेगा अब ये रुकेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या, आप सोचते हैं ना उससे थोड़ा ज़्यादा जाएगा। लेकिन डरने का नहीं, जितना लेफ्ट में जाएगा ना उतना जोर से फिर वो राइट में भी जाएगा। अपन इस गेम में किसके लिए हैं? अपने को मालूम है जितना लेफ्ट में जाएगा उतना जोर से राइट में जाएगा। अभी लोगों का बिहेवियर कैसा है मालूम है? जब लेफ्ट में जाता है ना, समझो राइट में गया, पहले राइट में जाता है, सबको लगता है अपुनिज भगवान है, और इतना जब लेफ्ट में जाता है लोग को लगता है सब मिले हुए हैं। इतना मूड चेंज होता है लोगों का। ये सेम कंट्री है, सेम मार्केट है, इतना लोगों का मूड चेंज होता है। देखो शेयर बाजार में लोगों का 2 ही मूड होता है। एक मूड होता है कि अपुनिज भगवान है, देखो मेरे से बेटर कोई इन्वेस्टर नहीं है। सब अपना बीवी को भी बोलते हैं मैंने 1 साल में पैसा डबल कर दिया, राइट। तो जब तेजी होता है सब बोलते हैं अपुनिज भगवान है, जब मंदी होता है तो लोग बोलते हैं सब मिले हुए हैं। 2 ही मूड होता है। दैट इज़ हाउ पीपल एक्चुअली ट्रैक। अभी आप मेरे को बताओ लोगों का मूड कैसा है?
मैंने स्टार्टिंग में आपको अभी लोगों का मूड कैसा है, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारा एआई भी नहीं है, तुम तो तेल भी इंपोर्ट कर रहे हो। आज ही मेरे को सुबह कोई बोल रहा था कि वी आर एट द रिसीविंग एंड ऑफ एवरीथिंग, डॉलर भी स्ट्रांग हो रहा है, तेल भी ऊपर जा रहा है, तुम्हारे पास तो एआई भी नहीं है। अरे तो डिसाइड थोड़ी हो जाता है। सी यू वॉच क्रिकेट, एवरीबडी वॉचेस क्रिकेट। देखो क्रिकेट में है ना, अगर पावर प्ले खराब हो गया तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो ये टीम हार जाएगा, एंड यू विल बी 90% राइट। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं करने का कभी। यू कैन ओनली कीप द स्कोर, यू डोंट, इफ यू प्रोनाउंस विनर्स एंड लूजर्स द जोक इज ऑन यू। If you go around stock market में, if you go around pronouncing winners and losers, after 6 months you have to chew your words. That is for sure. क्योंकि जो लोग बहुत श्योर होते हैं ना, जिसको सब पता होता है, मार्केट का काम है उसका मंकी बनाने का। People who are very sure, see I always tell people, only people who are dead can be dead sure. Everybody else has to be open minded. ठीक है? So अभी जो है ना, ये लेफ्ट में जा रहा है, तो कुछ नहीं करने का, देखने का उसको। जितना लेफ्ट में जाएगा उतना जोर से राइट में जाएगा, और जितना राइट में जाएगा तो ज़्यादा खुश नहीं होने का, वापस घूम के बीच में आने वाला है, और बीच में आएगा तो रुकेगा नहीं, फिर से लेफ्ट में जाएगा। ओके, सो मार्केट में ऑलवेज, समटाइम्स मार्केट इज अहेड ऑफ फंडामेंटल्स, समटाइम मार्केट इज बिहाइंड फंडामेंटल्स। एंड ब्यूटी ऑफ द मार्केट इज कि अगर 2 साल रिटर्न नहीं मिलेगा ना, तो कहीं ना कहीं आने वाले 3-4 साल में जोर से रिटर्न मिलेगा। वाई? बिकॉज द ब्यूटी ऑफ द मार्केट इज, अगर 2 साल मार्केट नहीं चलता है तो अपने आप ही सस्ता होने लगता है। करेक्ट? नाउ गोइंग बैक टू अभी का जो माहौल का मैं बात कर रहा था। देखिए अभी क्या सिचुएशन है, माहौल का ये है कि भाई अभी वेस्ट एशिया में वॉर चल रहा है, लोगों को यूएस की आर्थिक व्यवस्था की भी चिंता है, बिकॉज वर्ल्ड की 25-30% तो यूएस है, उसका जीडीपी ग्रोथ 0.4% है, इन्फ्लेशन 4% है, महंगाई बढ़ रही है, मार्केट अलग ही कहीं पे चल रहा है। वो प्राइवेट क्रेडिट, प्राइवेट इक्विटी जो 2007 का माहौल था, वो माहौल भी स्टार्ट हो गया यहाँ पे। सो लोगों को वॉर की चिंता है, यूएस की आर्थिक व्यवस्था की भी चिंता बढ़ रही है, तेल की चिंता है ऊपर से। सो बेसिकली व्हाट यू वुड से, इट्स अ डेंजरस कॉन्कॉक्शन। देर इज जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस, देर इज इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड हाई एनर्जी प्राइस। ठीक है, तो बहुत ख़राब लग रहा है अभी सबको, राइट? मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि भाई जब भी मार्केट ऐसा होता है ना, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, तेल का दाम, तो अभी जितना ख़राब लग रहा है ना, हमेशा उतना ही ख़राब लगता है। समझा? अभी जितना ख़राब लग रहा है हमेशा उतना ही ख़राब लगता है। इसके मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अभी ये हमारी टीम में किसी ने 1998 से लिखा है, बट उसके पहले के भी बहुत एग्जाम्पल है। समझो 1997 में ये जो है ना सब, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इसको बोलते थे टाइगर इकोनॉमीज़। तो इन्होंने, इनका ना 5 साल तक 10% कंपाउंडेड जीडीपी ग्रोथ था, और वर्ल्ड ओवर से इंफ्रास्ट्रक्चर में और ये सब में कैपेक्स वगैरह करके काफ़ी कर्जा लिया इन्होंने। फिर वो सब डेड इन्वेस्टमेंट हो गया, इलिक्विड हो गया, इकोनॉमी कुडंट कीप अप, हीटअप हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, ये लोग कर्जा पे नहीं कर पाए, मैसिव डिवैल्यूएशन इन द करेंसी, उसको बोलते एशियन करेंसी क्राइसिस। फिर 1997 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया पोखरान में, तो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लग गए। फिर 1999 में, यहाँ पे लिखा 1998 रशियन डेट क्राइसिस, उसके बाद 99 में कारगिल वॉर हुआ, 2000 में इंटरनेट बबल बर्स्ट हो गया, 2001 में टेररिस्ट ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्लो अप कर दिया, उसके बाद अफगानिस्तान और इराक में वॉर हुआ, फिर तेल के दाम बढ़ गए। तो ये पहला हमारा एग्जाम्पल था, इकोनॉमिक क्राइसिस, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस एंड हाई ऑयल प्राइसेस। ठीक है, फिर आप आगे आइए 2008 में। 2008 में अगर आप देखोगे, मुंबई में टेररिस्ट्स ने अटैक कर दिया, वो भी खतरनाक टाइमिंग था क्योंकि वॉर हो सकता था, टेरर अटैक हो गया मुंबई में, एंड हॉरिबल टाइमिंग क्योंकि उसी साल फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हो गया यूएस में, लेमन ब्रदर्स वाला। 2009 के जनवरी में सत्यम का कांड हो गया। हाँ, और तेल की बात करें तो 2008 में $145 तेल का दाम था। और ये पता नहीं, तेल का दाम होता है ना ऊपर, तभी ऐसे ऐसे रिपोर्ट आता है। अभी आपको लग रहा है कि पता नहीं 200 हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2008 में, वो संस्था का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, 2008 में एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है अमेरिका का, उसके एनालिस्ट ने हमको 2008 में लिख के भेजा कि भाई ये $145 है ना, ये $200 पार कर देगा।
और उसने एक थियरी बनाया, पीक ऑयल थियरी। उसने ये बोला कि दुनिया में जितना तेल हमको मिलने वाला था वो मिल चुका, 2050 तक तो सारे के सारे तेल के कुएं ख़त्म हो जाएंगे, और 2050 का तो पता नहीं मेरे को, इसी साल में तेल का दाम 200 क्रॉस हो जाएगा, ऐसा उसने लिखा था। कभी मालूम है? 2008 में। तो अभी तेल किधर जाएगा मेरे को पता नहीं, मैं खाली आपको इतना बोल रहा हूँ कि अभी आप जो टेप सुन रहे हो वो टेप हमने पहले सुना है 18 साल पहले। हाँ, अभी तक तेल खत्म नहीं हुआ है। तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ हाई इकोनॉमिक स्ट्रेस, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस एंड हाई ऑयल प्राइस। फिर आप आगे आओ, 2016 में चाइना का इकोनॉमी स्लो हो गया, कमोडिटी क्रैश हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ, और इंडिया ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक भी किया। आपने वो उरी पिक्चर देखा होगा, तभी भी वॉर हो सकता था, राइट? सो बैड इकोनॉमिक कंडीशन, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। फिर 2019, और बीच में बाय द वे 2010, 11, 12 में कई महीने, कई क्वार्टर्स ऐसे थे जब तेल का दाम 100 था, ठीक है? अभी आप 2019 में आओ, फिर से इंडिया ने पाकिस्तान में अटैक किया, फिर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, फिर से वॉर हो सकता था, और ये भी बहुत डेंजरस टाइमिंग था क्योंकि 2018 में IL&FS डिफॉल्ट हो गया, 2019 में हमारे यहाँ पे क्रेडिट क्राइसिस हो गया, येस बैंक, दीवान हाउसिंग नाम की संस्थाओं का वो तो बचे नहीं। फिर 2020 में कोविड का क्राइसिस हुआ, 2022 में रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया। अगर यूक्रेन को नेटो में डाल देते तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाता, क्योंकि नेटो रशिया के बॉर्डर पे पहुंच जाता। तभी भी तेल का दाम $129 था। तो अभी तक मैंने आपको 3 से 4 एग्जाम्पल दे दिए जहाँ पे देर इज़ इकोनॉमिक क्राइसिस विथ जियोपॉलिटिकल क्राइसिस विथ हाई एनर्जी प्राइसेस। लेकिन किसी बड़े बुजुर्ग ने, स्मार्ट आदमी ने ऐसा बोला था कि ऑल पास्ट क्राइसिस लुक लाइक मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। ऑल पास्ट क्राइसिस लुक लाइक मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, ओनली द करंट वन फील्स लाइक अ थ्रेट। समझा? अगर आप किसी को पूछेंगे ना कि देखो भाई ऐसा ऐसा हो गया, 2002 में पैसा डालना चाहिए था कि नहीं, तो बोलेगा हाँ डालना चाहिए था। 2008 में डालना चाहिए था कि नहीं, बोलेगा हाँ डालना चाहिए था। 2020 में डालने का कि नहीं, बोले डालना चाहिए था। तो 2026 में बोले नहीं डालने का। क्या लॉजिक है? हाँ, सो क्या होता है, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि अभी जितना बुरा लग रहा है हमेशा उतना ही बुरा लगता है भाई। बट ऑल द ब्राउनीज आर फॉर इन्वेस्टिंग व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी। अगर अनसर्टेनिटी नहीं रहेगा तो भाव भी ये नहीं रहेगा ना। तो हम थोड़ी आएंगे भाषण देने को, ये अमित बैठा इधर फ़ोन भी नहीं उठाएगा आपका। हाँ, वो इतना आराम से भाषण सुन रहा है क्योंकि निफ्टी 24,000 पे है, उसका फ़ोन भी नहीं बज रहा है अभी। ऐसा ये सब जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस क्लियर हो जाएगा, निफ्टी 30,000 हो जाएगा, उसका फ़ोन उठाने का टाइम नहीं उसके पास, टाइम स्टैंपिंग मशीन लेके बैठेगा वो। करेक्ट? सो ऐसा आराम से सब बैठ के सुनते हैं जब भी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इससे तो भाव इधर है ना। करेक्ट? अगर ये सब माहौल नहीं रहेगा तो भाव यहाँ पे नहीं रहेगा। ओके, एंड लास्ट थिंग विच आई टेल यू, ये तेल का दाम है। जितनी बार तेल का दाम ऊपर जाता है उसके बाद क्रैश होता है। हाँ, क्योंकि डिमांड डिस्ट्रक्शन भी होती है। $50 ऑयल में लोग ESG का बात करते हैं, $100 में लोग कोयला भी जलाते हैं। करेक्ट? और फिर क्या होता है कि जब तेल का दाम ऊपर होता है तो एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन, ये सब इतना पैसा बनाते हैं, नया इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो नया इन्वेस्टमेंट करने से इमीडिएटली तेल नहीं मिलता है, बट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस एक्चुअली स्टार्ट्स टू गो डाउन। एंड दिस इज ए इंपॉर्टेंट चार्ट। चलो, अब ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मेरे को बताओ एक कभी जे का क्या मतलब होता है? जे क्यों लिखा है बताओ मेरे को, गैस तो करो। चार्ट देख के तो गैस करो। अच्छा, मैं पहले पूरा चार्ट पढ़ता हूँ फिर आप गैस करना। अब इसमें हर साल का नीचे एक्स एक्सिस में हर एक साल है, और हर साल का एक ब्लू बार एक ग्रीन बार है। जो ब्लू बार है उसमें लिखा है मैक्सिमम ड्रॉडाउन। इसका क्या मतलब है कि उस साल सबसे ऊपर के लेवल से सबसे खराब लेवल तक, फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट टू द लोएस्ट पॉइंट, निफ्टी में कितनी गिरावट आई। ठीक है? और ग्रीन बार ये बताता है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर उस साल में मार्केट कहाँ पे बंद हुआ। तो सबसे पहले क्या ग्रीन कलर का बार है, उसको 1 मिनट के लिए इग्नोर करो, क्योंकि हम लोग किसी को 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट करने को बोलते नहीं है कभी। आप खाली ब्लू कलर के बार पे फोकस करो। ओके, और बार बोलने से डिस्ट्रैक्ट मत होना, वो शाम को जो भी होएगा वो होएगा। ब्लू कलर का जो बार है वो क्या दिखा रहा है? फॉर द ईयर फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट टू द लोएस्ट पॉइंट, व्हाट वाज द मैक्सिमम फॉल इन निफ्टी। अभी इतना खाली मेरे को बताओ, हर साल में एक ब्लू कलर का बार है कि नहीं है? है। अच्छा, अभी मैं एक स्टेटमेंट करता हूं, हर साल दूसरे साल अपने ऊपर के लेवल से निफ्टी में डबल डिजिट गिरावट आती है।
ये सही है या गलत है? हर साल दूसरे साल निफ्टी में डबल डिजिट की गिरावट आती है, राइट और रॉन्ग? हाँ, अभी है ना, आपका सबका पैसा निफ्टी में तो है नहीं, स्मॉल कैप में है। अभी स्मॉल कैप का चार्ट देखो, अभी बोलता हूँ हर साल या दूसरे साल ऊपर के लेवल से 25 से 30% गिरावट आती है, राइट और रॉन्ग? करेक्ट है या गलत है? निफ्टी का स्टेटमेंट क्या था कि हर साल या दूसरे साल ऊपर के लेवल से डबल डिजिट गिरावट आती है। स्मॉल कैप का क्या है? हर साल दूसरे साल ऊपर के लेवल से 20 से 30% की गिरावट आती है। सही है गलत है? सही है। तो अभी क्या हो गया कि मनीष ने अपने को आज इधर बुलाया ना, तो क्योंकि उन्होंने आज इधर बुलाया तो मैंने वेस्ट एशिया के वॉर का और तेल के दाम का बात किया। लेकिन आज बुलाने के बदले पिछले साल बात करते तो हम लोग टैरिफ्स की और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की बात कर रहे होते, और 2025 के बदले 2024 को बुलाते तो हम आपको बताते हमको कोएलिशन पॉलिटिक्स के बारे में कितना समझ में आता है। करेक्ट? 2024 के बजाय 2023 के एंड में बुलाते तभी भी हम लोग ईरान और हमास और हिजबुल्ला का बात करते। अगर 2023 का एंड के बदले 2023 का स्टार्टिंग में बुलाते तो हम लोग ये सोच रहे होते कि भाई ये सिलिकॉन वैली बैंक का लेमन क्राइसिस बन जाएगा। 2023 के बजाय 2022 में बुलाते तो तभी भी तो तेल का दाम $129 था ना, तभी भी तो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था। तो 2022 के पहले 2021 में बुलाते तो हम लोग सेकेंड वेव की बात कर रहे होते या यूएस के इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे होते। तो बोलने का क्या मतलब है? बोलने का मतलब ये है, आपका टाइम नहीं लूँगा मैं, 40 साल में जितनी बार जिस किसी भी कारण से डबल डिजिट गिरा है ना, वो सब लिखा है इधर। हाँ, तो इसमें 3-4 चीज़ फिक्स्ड है। हर साल दूसरे साल मार्केट डबल डिजिट गिरता है, ये फिक्स्ड है। गिर के फिर उठता है, दूसरे तीसरे साल न्यू हाई बनाता है, वो भी फिक्स्ड है। गिरता है तो आपको कैसा लगता है वो भी फिक्स्ड है, उठता है तो आपको कैसा लगता है वो भी फिक्स्ड है। तो क्या चीज़ फिक्स नहीं है? अगले साल कौन से टॉपिक में आपको पीएचडी करना है वो फिक्स नहीं है, बाकी सब फिक्स्ड है। ऐसे ही होएगा। एक बार है ना, जैसे मैं आपको, आप लोग बहुत लोग हाईवे पे गाड़ी चलाते होंगे ना, गाड़ी चलाया हाईवे पे कभी चलाया होगा, तो आपको मालूम है ना, इस पर बहुत मीम्स बनते हैं। इंडिया में जो ट्रक्स हैं, यू नो ना, इंडिया में जितने भी ट्रक्स हैं वो ट्रक के पीछे रैंडमली कुछ ना कुछ लिखा होता है, पता है कि नहीं आपने? बुरी नज़र से देखने वाले तेरा मुंह काला, ऐसा सब देखा कि नहीं देखा आपने? है ना, मालूम है ना? आई टेल यू, मेरे को एक बार ऐसे ट्रक के पीछे वाकई में क्या बोलते हैं, परम ज्ञान की प्राप्ति हुई ऐसे। तो क्या हुआ था, आई वॉज ड्राइविंग, मुंबई से नासिक जाते ना तो एक घाट आता है, कसारा घाट। वो रियल घाट है, मतलब ऐसा वो लोनावाला टाइप नहीं है कि भाई निकल गए सीधा, इट्स अ रियल। हाँ, सो व्हेन आई वाज यंगर आई टू ड्राइव वेरी फास्ट। तो नासिक जाने के लिए एक ट्रक को मैं ओवरटेक करने का ट्राई करता। तो आपको पता है, आप कभी फास्ट चला रहे, आगे ट्रक, घाट चढ़ने का ट्रक, दैट ट्रक इज़ 40 टन ट्रक ट्राइंग टू क्लाइंब अ घाट। हाँ, और आप उसको ओवरटेक करने का ट्राई कर रहे हो, तो कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, कभी हॉर्न मार रहे हैं, कभी लाइट मार रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अब क्या हो गया, 5-10 मिनट मेहनत किया, उसको ओवरटेक कर नहीं पाए। फिर मेरे को लगा बहुत रिस्की है, जोखिम का काम हो रहा है, तो रुक गए, थोड़ा उसके पीछे पीछे चलाने लगे। तो जब उसके पीछे पीछे स्लो में चला रहा था ना, तभी उसमें पीछे लिखा था कि ये तो ऐसे ही चलेगी। समझा आपको? तो मेरे को समझ में आया कि भाई ये तो खाली ट्रक के पीछे नहीं लिखे, तो लाइफ लेसन है भाई, इसे लाइफ लेसन। कभी कभी ऐसा होता है, यू नो, यू एक्सेप्ट द सर्कमस्टांस कि भाई ऐसा है, अभी रुकते हैं थोड़े टाइम के लिए। लेकिन अगर मैं वहाँ पे कंक्लूड कर लूँ, एक काम करते हैं वापस मुंबई जाते हैं, यार ये तो ऐसे ही चलने वाला है नासिक तक। अरे ऐसा नहीं है भाई, 10 मिनट के लिए ऐसा है, बाद में घाट कभी तो खत्म होएगा ना। करेक्ट? कभी तो आगे जाएंगे ना, ऐसा थोड़ी सोच के वापस मुंबई चले जाएंगे क्या कि चल भाई आज इसको ओवरटेक नहीं कर सकते, कल आएंगे, ऐसा नहीं होता है। करेक्ट? सो मार्केट इज, आप ये भी बोल सकते हैं कि जब मैं जवान था मेरे को लगता था मार्केट में मैथ्स होता है, अभी मैं 50 साल का हो गया, मेरे को समझ में आ गया सब फिलोसॉफी है। राइट? सो डोंट, यू नो, 2 साल में रिटर्न नहीं बना तो हमेशा आप ये याद रखना कि भाई जब 2 साल में रिटर्न नहीं बनता है ना, तो ये याद रखने का। एंड द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये मेरे को सिक्लिकलिटी का स्पेलिंग आता है, मैं जानबूझ के ये स्पेलिंग लिखा है, ध्यान से देखना जरा। करेक्ट? मार्केट ऐसे मूव होता है, लोगों को लगता है मार्केट ऐसे मूव होता है। ये साइन वेव देखा ना आपने, जब फिजिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो भी पढ़ा है, पीपल परसीव दैट मार्केट मूव्स लाइक दिस। वो साइन वेव का जो सेंटर लाइन है ना, वो 0 डिग्री होता है। इन रियलिटी मार्केट का जो सेंटर लाइन है वो 45 डिग्री अप होता है। करेक्ट? सो मार्केट मूव्स लाइक दिस ओनली। ऐसा कुछ नया नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नया नहीं हो रहा है।
जो भी हो रहा है इट हैज़ हैपेंड मेनी टाइम्स बिफोर. हर बार अपने को स्टोरी नया लगता है, ऐसे ही चलता है. करेक्ट. हर बार लोग, जैसे आजकल लोग बोलते हैं द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग, यू आर टेकिंग इट लाइटली. मतलब भाई वो टेररिस्ट ने जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्लो अप कर दिया तभी भी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ था. जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस में सारे के सारे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डूबने के कगार पे आ गए, वो भी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज ही हुआ था भाई. मालूम है हम लोगों को. कोविड आया वो भी चेंज था. करेक्ट. तो हमेशा ऐसा लगता है कि दुनिया बदल जाएगी, हम लोग डायनासोर बन जाएंगे, बट बने नहीं ना. करेक्ट. सो इक्विटी, ऐसा बोलते हैं इक्विटी इज फॉर ऑप्टिमिस्ट्स, इक्विटी इज अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप. करेक्ट. सो खराब टाइम जब ही है, all the brownies are for investing when there is uncertainty. All the brownies are for investing because there are clouds. Okay? और ये सब का मतलब ये नहीं कि कल जाके जंप मारने गए. 3-6 महीना रहेगा ऐसा. जितना टाइम ऐसा रहेगा उतना आगे ज़्यादा रिटर्न बनेगा. So your challenge is that next 3 to 6 months how to keep patience and how to keep investing gradually. Don't draw any conclusion. मैच देखने का, स्कोरबोर्ड देखने का, कौन जीतेगा कौन हारेगा उसका कंक्लूजन ड्रॉ मत करना. Okay? Thank you very much. Wish you all the best. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.